आई एम सिद्धि। आज हम क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी का किन्स के व्यू से क्या क्रिटिसिज्म है, एंड हम उसके जो एजम्पशंस जो भी पढ़े हैं वो एजम्पशंस सही है या गलत, और गलत है तो कैसे। फर्स्ट पॉइंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन। उनका कहना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है, बट किन्स कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक स्पेशल सिचुएशन है या एक एक्सीडेंटल सिचुएशन, जो कि मतलब अगर इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होती है तो फिर वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बट थोड़े समय के लिए, तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। कैसे, तो इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, पूरे अपने होल एक्सप्लेनेशन में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अज्यूम करते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेज लॉ को नहीं मानती। सेज लॉ का कहना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं है कि सप्लाई और खुद डिमांड क्रिएट करती है, बिकॉज जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एक्सप्लेनेशन है क्लासिकल थ्योरी का कि वहाँ पे वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट होता है। इट मीन्स वर्कर जो है वो उस करेंट वेज रेट पे तैयार होते हैं काम करने के लिए, इसीलिए उसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बट किन्स का कहना है कि उस करंट वेज रेट पे मिलियन वर्कर प्रिपेयर होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मिलियन वर्कर्स प्रिपेयर होते हैं करंट वेज रेट पे, बट वो वर्क फाइंड नहीं कर पाते हैं, वो खोज नहीं पाते हैं काम को, देन वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, नॉट वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। सो अगर वो वर्क फाइंड नहीं कर पा रहे, देन अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल सिचुएशन। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल सिचुएशन, नॉट अ स्पेशल सिचुएशन। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज अबनॉर्मल सिचुएशन। इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक नॉर्मल सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की होती है व्हेन जब डिमांड एंड सप्लाई एक्सीड एंड लिस्ट करती है, देन फुल एम्प्लॉयमेंट को कुछ समय के लिए वो अचीव करती है, बट वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, रिफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ। सेज लॉ के बारे में, सेज लॉ को वो रिफ्यूट करते हैं। जैसे सेज लॉ का स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई खुद डिमांड क्रिएट करती है। बट जैसे कि वो इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा था कि वो जो वर्कर इनकम अर्न करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर, वो जो इनकम अर्न करते हैं वो सारे इनकम को कंजम्पशन गुड्स पे खर्च करते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अपने इनकम को टोटल कंजम्पशन पे खर्च करे। एंड उनका कहना था कि जो भी पार्ट सेव होता है वो खुद ही इन्वेस्ट हो जाता है। बट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, वो दोनों अलग अलग है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये सेविंग खुद सेव जो किया गया वो खुद इन्वेस्ट नहीं होता, क्योंकि सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड कर, इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दोनों डिपेंड नहीं करेगी। सो सप्लाई डिमांड को क्रिएट नहीं करते, बट केन्स का कहना है कि डिमांड सप्लाई को क्रिएट करती है, क्योंकि जब सेव कोई भी इनकम का पार्ट जब सेव किया जाएगा, देन इसका मतलब है कि कंजम्पशन गुड्स पे कम खर्च किया जा रहा है। अगर कंजम्पशन गुड्स पे कम खर्च किया जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा, क्योंकि जो पार्ट सेव किया गया उस उतना पार्ट तो मार्केट में सप्लाई अवेलेबल है, देन लेस हो गया। एग्रीगेट डिमांड जब लेस होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, एंड इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। जब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होगा। ओवर प्रोडक्शन जब क्रिएट होगा तो मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। सो वो कहते थे कि डिमांड क्रिएट करती है सप्लाई को। कैसे, मीन्स जब डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो प्रोड्यूसर मोर एंड मोर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, एंड वो एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सो डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, नॉट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। थर्ड पॉइंट, सेल्फ एडजस्टिंग नॉट पॉसिबल। मतलब जो क्लासिकल व्यूज़ है कि मार्केट खुद को एडजस्ट कर लेती है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं कि लेसर फेयर पॉलिसी इकोनॉमी में
एप्लीकेबल होती है, बट इसको रिफ्यूज करते हैं किन्स। किन्स का कहना है कि लेसर फेयर पॉलिसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं एप्लीकेबल होगी, बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेसर फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खुद ही सेल्फ एडजस्ट नहीं कर सकती है मार्केट को। जैसे कि हम देखते हैं कि सोसाइटी में नॉन इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर होती है। मीन्स नॉन इगैलिटेरियन मीन्स गैर समरूपता मीन्स सोसाइटी में दो पार्ट होते हैं, रिच एंड पुअर। रिच के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होता है बट वो कंजम्पशन गुड्स पे बहुत कम खर्च करते हैं, एंड पुअर के पास लैक ऑफ मनी, उनके पास कम मनी होने के कारण वो कंजम्पशन गुड्स पे कम खर्च कर पाते हैं। देन एग्रीगेट डिमांड, टोटल जो डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ होगा देन जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा तो ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होगा, ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो सेल्फ एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है इकोनॉमी में। सो उनका कहना है कि जब मार्केट में स्टेट इंटरवेंशन होगा देन वो सप्लाई एंड डिमांड को एडजस्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी को इकोनॉमी में अप्लीकेबल करेगी। मीन्स जब मार्केट अनएडजस्ट होगा तो स्टेट आएगी मार्केट में और मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से सप्लाई एंड डिमांड को एडजस्ट करेगी एंड फिर से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचेगा। मीन्स लेसे फेयर पॉलिसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, एंड डिमांड एंड सप्लाई खुद को एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे दो क्लास के लोग होते हैं, रिच एंड पुअर, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड घट जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम चेंजेस। मीन्स जैसे कि क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि सेविंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ती और घटती है। मीन्स जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा तो सेविंग घटेगी, एंड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो सेविंग बढ़ेगी। बट ये क्लासिकल किन्स का कहना है कि सेविंग जो होती है वो इनकम पर डिपेंड करती है, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने या घटने से बढ़ेगी। एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अलग है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करती बल्कि वो एमईसी पे भी डिपेंड करती है। एमईसी मीन्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स जब जैसे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी लो है देन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट तब भी डिक्लाइन करेगा, क्योंकि जब मार्केट में बिजनेस एक्सपेक्टेशन लो होता है तो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट नहीं करते, प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। देन जब इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का फंक्शन डिस्टिंक्ट है क्लासिकल थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के अपेक्षा। उनके अनुसार था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मैकेनिज्म ही सेविंग एंड इंटरेस्ट को इक्वालिटी लाता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट के वेरिएशन पे सेविंग डिपेंड नहीं करती, सेविंग इनकम के वेरिएशन पे डिपेंड करती है। एंड फिफ्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्लासिकल व्यूज़ जो है वो प्रिकॉशनरी डिमांड एंड ट्रांजैक्शन डिमांड को ही इंट्रोड्यूस किए थे, वो स्पेकुलेटिव डिमांड को इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। बट किन्स जो है वो स्पेकुलेटिव डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड किन्स क्लासिकल व्यू के से एग्री नहीं होते हैं कि स्पेकुलेटिव डिमांड भी इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट पे प्रिकॉशनरी डिमांड एंड ट्रांजैक्शन डिमांड जो होता है वो दोनों बहुत ही लो होगा, बट स्पेकुलेटिव डिमांड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत हाई हो सकता है। तो जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्पेकुलेटिव डिमांड बहुत हाई होगा देन एक लिमिटेशन होता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सर्टेन लेवल पे ही गिर सकती है, उससे नीचे नहीं आ सकती। एक मिनिमम सर्टेन लेवल होता है जहाँ तक कि वो रह सकती है, उससे नीचे नहीं आती, जिसको कि किन्स लिक्विडिटी ट्रैप से एक्सप्लेन किए हैं अपने थ्योरी में। सो जैसे कि उनका कहना था क्लासिकल थ्योरी का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगी देन सेविंग ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पर उनका कोई ये एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो कितना घटेगा। बट किन्स का कहना है कि लिक्विडिटी ट्रैप ये एक्सप्लेन करता है कि एक सर्टेन मिनिमम लेवल तक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर सकती है, उससे कम नहीं। देन हम सिक्स पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, रिजेक्शन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को रिजेक्ट करते हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरी में MV इक्वल टू PT था, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला है जिसमें कि V को कांस्टेंट मान लिया गया है। क्लासिकल थ्योरिस्ट के अनुसार V कांस्टेंट है, बट किन्स का कहना है कि जब
एक पार्ट को जब मनी के इनकम के पार्ट को जब सेव किया जाता है, अगर हम वो बैंक में सेव करते हैं, देन वी जो है वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। नॉट कांस्टेंट मीन्स वो जब स्लो होगा तो वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो घट जाएगा उसका सर्कुलेशन ऑफ मनी। एंड सेकेंड पॉइंट है कि जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करेगी मार्केट में, देन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा एंड आउटपुट इंक्रीज करेगा। बट अगर आइडियल रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है इकोनॉमी में, तो प्राइस लेवल अफेक्टेड नहीं होगा। मीन्स हम जानते हैं ना कि रिसोर्सेज से अगर सप्लाई ज़्यादा होती है मनी की, देन प्राइस लेवल अफेक्ट होता है। बट जब रिसोर्सेज आइडियल अवेलेबल है इकोनॉमी में, देन सप्लाई ऑफ मनी प्राइस लेवल को अफेक्ट नहीं कर सकती। बट ये क्लासिकल थ्योरी का जो व्यू है, प्राइस लेवल सप्लाई ऑफ मनी से अफेक्ट होती है, इसको भी किन्स गलत मानते हैं। एंड सेवन्थ पॉइंट है मनी नॉट न्यूट्रल। किन्स का कहना है, ये क्लासिकल थ्योरी का कहना है कि मनी न्यूट्रल होती है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होती है। बट एंड वो वैल्यू थ्योरी को एंड मॉनेटरी थ्योरी को दोनों को सेपरेट मानते हैं। उनका कहना है कि रियल फैक्टर ही प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं, रियल फैक्टर ही प्राइस एंड आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं, नॉट मॉनेटरी सेक्टर। वो मॉनेटरी सेक्टर को अलग बताते हैं एंड रियल सेक्टर को अलग बताते हैं। बट किन्स जो है वो रियल मॉनेटरी थ्योरी एंड वैल्यू थ्योरी ये दोनों को इंटीग्रेट करके वो नया थ्योरी बनाते हैं। उनका कहना है कि मनी मॉनेटरी सेक्टर एंड रियल सेक्टर ये दोनों अलग अलग नहीं होती है, वो एक दूसरे से अफेक्ट होती है। मनी सेक्टर एंड रियल सेक्टर ये एक दूसरे को अफेक्ट करेगी इकॉनमी में, ये दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकती। बट किन्स जो है वो अलग बताते हैं। जैसे कि किन्स लिंक करते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल को। जब लिंक करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ मनी जब इंक्रीज़ करेगा तो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने के बाद इनकम एंड आउटपुट इंक्रीज़ होगा। जब इनकम एंड आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो देन डिमांड भी इंक्रीज़ होगा। डिमांड के इंक्रीज़ होने से कॉस्ट एंड वेजेस भी इंक्रीज़ होंगे, एंड फिर रिलेटिव प्राइस भी इंक्रीज़ होगा एंड जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ होगा। मीन्स मॉनेटरी सेक्टर जो होता है वो रियल सेक्टर को भी अफेक्ट करता है। तो ये दोनों को इंटीग्रेट करके किन्स बताते हैं एंड क्लासिकल थ्योरी सेपरेट कर देते हैं रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर को। अब 8th पॉइंट है कि रिपुटेशन ऑफ वेज कट के बारे में जो एक्सप्लेन करते हैं क्लासिकल थ्योरी कि वेज कट में अगर हम वेज अगर कट करते हैं मनी वेज रेट में अगर कट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। बट किन्स इसको रिफ्यूट करते हैं। जैसे कि गिवन फॉर्मूला है कि वेज कट जब वेज में कटिंग किया जाएगा देन कॉस्ट डिक्रीज़ होगा एंड डिमांड इंक्रीज़ होगा एंड एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा। बट किन्स का कहना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ऑल इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमी में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब वेज में कट करेंगे तो इनकम डिक्रीज़ होगा, एंड इनकम जब डिक्रीज़ होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज़ होगा एंड एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ होगा एंड ओवर प्रोडक्शन क्रिएट हो जाएगा, और ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा मार्केट में। अब 9th पॉइंट है मनी वेज रेट के बीच एंड रियल वेज रेट के बीच जो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ये क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन किए थे कि मनी वेज रेट एंड रियल वेज रेट में एक डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। बट किन्स इसको रिफ्यूट करते हैं कि मनी वेज रेट एंड रियल वेज रेट में इनवर्सली रिलेशन होता है। इनवर्सली रिलेशन होता है मीन्स मनी वेज रेट अगर घटता है तो रियल वेज रेट बढ़ेगा, एंड इस फॉर्मूला के माध्यम से क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करते हैं। उनका कहना है कि जब ये दोनों में प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा, मनी वेज रेट को घटाने से रियल वेज रेट भी घटेगा एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करेगा। बट किन्स का कहना है कि मनी वेज रेट इतनी आसानी से मतलब मनी वेज रेट को अगर घटाते हैं तो रियल वेज रेट बढ़ेगा, एंड मनी वेज रेट के माध्यम से हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर नहीं सकते। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब मनी वेज रेट को घटाएंगे तो लेजिस्लेशन एंड ट्रेड यूनियन टाइप कोई भी अगर है तो वो मनी वेज रेट को घटने नहीं देगी, देन हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। इससे इजीली मेरे पास एक और फॉर्मूला है कि हम फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मनी वेज में कट करना पॉसिबल नहीं है, एंड वो रियल वेज रेट को कभी भी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगी। 10th पॉइंट है स्टेट इंटरवेंशन एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी।
उनका कहना है कि स्टेट का इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिमांड एंड सप्लाई में कोई भी डाइवर्जेंस होता है तो वो सरकार आती है एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके डिमांड एंड सप्लाई को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को राइज करती है एंड डिमांड एंड सप्लाई को एडजस्ट करती है एंड फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है। एंड उसके बाद है 11th पॉइंट लॉन्ग रन एनालिसिस। क्लासिकल थ्योरी लॉन्ग रन एनालिसिस को अज्यूम करते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक कहते हैं किन्स से। किन्स का कहना है कि इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डाइड। लॉन्ग रन में हम हर कोई मर जाता है, तो हम लॉन्ग रन में कोई भी अफेक्ट नहीं देख सकते। शॉर्ट रन अफेक्ट ही मार्केट में होता है और शॉर्ट रन में ही हम सारे प्रोडक्शन करते हैं, शॉर्ट रन में ही मेरा इकॉनमी काम करता है, ना कि लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में तो वी ऑल आर डाइड। then criticism is completed and next वीडियो हम में दूसरे थ्योरी को पढ़ेंगे।